दोस्तों अब मैं बात करूंगा आपसे गुप्त काल के संबंध में। और गुप्त काल काफ़ी महत्वपूर्ण काल माना जाता है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इस काल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो चलिए बात करें गुप्त काल के संदर्भ में। गुप्त काल की अगर मैं तिथि की बात करूं तो इसका वर्ष चलता है लगभग 280 से 550 ईस्वी के संदर्भ में इसका सन है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र। एवं इसके संस्थापक की हम बात करें तो इसका संस्थापक था श्री गुप्त, ठीक है ना। और इनके राजकीय चिन्ह की हम बात करें, राजकीय चिन्ह से प्रश्न आया हुआ है कि गुप्तकालीन जो राजा था उसका राजकीय चिन्ह क्या था, तो उसका राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह था, ठीक। श्री गुप्त संस्थापक एवं पाटलिपुत्र की राजधानी, ठीक है। चल बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। एक तो प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना, ये भी एक अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त सागर जिले के एरण नामक स्थान से भी हमको जानकारी क्या मिलती है वो देखें। एरण नामक स्थान से समुद्रगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर कभी प्रयाग प्रशस्ति का नाम आता है तो उस अभिलेख से भी गुप्त काल की एक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के लेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से, सागर जिले के एरण नामक स्थान से, जो कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे। दुर्जनपुर, जो कि विदिशा के नाम से अब आप जानते हैं इसको, दुर्जनपुर विदिशा के लेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद यानी कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसके पुत्र या उनके पुत्र रामगुप्त अगला शासक गुप्त काल का बना भाई, ठीक है ना। यह जानकारी कौन से लेख से मिल रही है आपको, यह जानकारी मिल रही है दुर्जनपुर के विदिशा के लेख से। चलिए बात करें तीसरे पॉइंट की। चंद्रगुप्त द्वितीय काफी महान शासक हुए हैं, ठीक है ना। ये इनको की अन्य नाम क्या है इनका, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको कि हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, ठीक है ना। जिस प्रकार से अकबर के 9 रत्न थे उसी प्रकार से इनके दरबार में भी 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। तथा उस मंडली के जो प्रमुख थे, उस मंडली के जो नेतृत्वकर्ता थे वह महान कवि कालिदास थे। और इन 9 विद्वानों की मंडली को भी नवरत्न कहकर ही पुकारा जाता था दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और जो है कि विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था। किसके शासन काल में, विक्रमादित्य के ही शासन काल में उज्जैनी को, याद रखेंगे, उज्जैनी को मगध की द्वितीय राजधानी भी बनाया गया था दोस्तों। चलिए बात करते हैं अंतिम पॉइंट की गुप्त काल के संदर्भ में, और वह यह है कि राजा तोरमाण के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। कहाँ पर, हूणों का आक्रमण। हूण कौन है, हूण चीनी है ना, चीन की एक खूंखार जनजाति है हूण, जो मारने काटने में बहुत विश्वास रखती थी, है ना, बिल्कुल निडर होकर जनजाति थी। तो इस जनजाति का आक्रमण किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो राजा तोरमाण के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको नोट करके चलिए कि राजा तोरमाण के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ अभिलेखों के संदर्भ में। चलिए बात करूंगा पहले मंदसौर अभिलेख की। तो मंदसौर अभिलेख जो है इसकी रचना महान कवि वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर अभिलेख। सांची अभिलेख पूर्व में विदित है आपको, रायसेन जिले से प्राप्त हुआ है। तीसरा चले उदयगिरी गुहालेख, ठीक है ना। गुफाओं के अंदर यानी कि गुफाओं के अंदर एक अभिलेख की रचना की गई है। गुफाओं में पत्थरों में कुछ लेख लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, ये जैन अभिलेख है विदिशा जिले में, है ना। यानी कि यहाँ पर आपको जैन संप्रदाय से संबंधित कुछ पुरातात्विक चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, या उनकी जानकारी आपको इस लेख से मिलती है जैन संप्रदाय के संबंध में। चलिए अगला है तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख अशोकनगर जिले से प्राप्त हुआ है आपको। 5वां है सूपिया अभिलेख, ध्यान देंगे, सूपिया अभिलेख यह रीवा जिले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तुमैन, अशोकनगर, सूपिया, रीवा जिला। अगला है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख सागर से प्राप्त हुआ है, और इसी एरण अभिलेख से आपको तोरमाण की वराह प्रतिमा के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तोरमाण ने वराह प्रतिमा का निर्माण करवाया था राजा तोरमाण ने, तो उसकी जानकारी भी आपको इस एरण अभिलेख से ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ आगे आप चलेंगे तो मेहर कुल का ग्वालियर अभिलेख भी हमको यहाँ पर पढ़ने के संदर्भ में आता है दोस्तों, ठीक है ना। ग्वालियर अभिलेख किसके द्वारा, मेहर कुल के द्वारा, और जिसमें जानकारी किसकी मिलती है, मेहर कुल ने सूर्य मंदिर का एक निर्माण मंदसौर में करवाया था, ठीक है ना। ध्यान देंगे आखिरी पॉइंट का, तोरमाण की वराह प्रतिमा की जानकारी एरण अभिलेख से मिलती है आपको। उसी के साथ मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख भी देखने को मिलता है हमको अलग से, और जिसमें
जानकारी किसकी मिलती है कि मिहिर कुल ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? मंदसौर जिले में दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हमारा गुप्तकाल से भी संदर्भित प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं और जितने फैक्ट थे वो भी यहां पर गुप्तकाल से संबंधित खत्म होते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। और अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके विषय में जानकारी दूं मैं आपको, तो वह है परमार वंश के बारे में। अब हम थोड़ा सा जानकारी पढ़ेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में परमार वंश के जो शासक रहे हैं उनका प्रभुत्व थोड़ा सा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और इनका वर्चस्व भी काफ़ी स्तर तक, बहुत बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में इनका वर्चस्व भी है दोस्तों। तो चलिए बात करूँ मैं परमार वंश की। परमार वंश के संदर्भ में बात करने से पहले हम ये देखें दोस्तों कि परमार वंश दरअसल आया कहाँ से है। तो परमार वंश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जब आप भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं प्राचीन काल का, तो वहां पर एक राष्ट्रकूट वंश देखने को या पढ़ने में हमको आता है जो कि दक्षिण के राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रभावी था। तो उन्हीं दक्षिण के राज्य में जो आपका राष्ट्रकूट वंश प्रभावी था, उन्होंने ही अपनी एक शाखा परमार वंश के अधीन मध्य प्रदेश में स्थापित की थी। यानी कि परमार जो शासक थे उन्होंने अपने सामंत बनाकर या अपने सेवक बनाकर मध्य प्रदेश में राज्य करने के लिए भेजा था। तो तभी से परमार डायनेस्टी यहाँ पर आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं परमार वंश के विषय में दोस्तों। चलिए तो मालवा का परमार वंश की बात हो रही है यहाँ पर। संस्थापक की बात करूं तो संस्थापक इनके माने जाते हैं उपेंद्र कृष्णराज, इनके संस्थापक हैं इस वंश के। राजधानी की अगर मैं बात करूं तो राजधानी इसकी उज्जैन एवं धार को परमार वंशों ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था दोस्तों। चले पहले स्वतंत्र शासक की बात करें, यानी कि पहला स्वतंत्र शासक कौन था? सिमुक या श्रीहर्ष, और कई जगह यहाँ पर सियक भी देखने को नाम मिल जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। सियक नाम भी, ठीक है, तो इतिहास में यह नाम भी एक बार देखने को किताबों में आपको मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो पहला स्वतंत्र शासक है सिमुक, या इसी का अगला नाम श्रीहर्ष देखने को मिलता है, और सियक नाम भी देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, बात करूं मैं अगर आपसे अगले पॉइंट के संदर्भ में, तो अगला पॉइंट है कि परमार वंशीय शासक राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रकूट जो दक्षिण में राज्य था, उन्होंने ही अपने सामंत बनाकर परमारों को यहाँ पर भेजा हुआ था। ठीक, चलिए बात करें अगले पॉइंट की। तो सियक ने राष्ट्रकूट राजा खेटिंग को हराकर एवं इसकी मृत्यु के बाद वाकपति मुंज शासक बना दोस्तों। ठीक है ना, बात करते हैं। तो जो पहले बता चुका हूं, सियक हो गया या सिमुक हो गया या श्रीहर्ष, यह पहले स्वतंत्र शासक बने राष्ट्रकूटों को हराकर, और फिर इसने वाकपति मुंज को यहाँ का शासक बनाया दोस्तों। किसको? वाकपति मुंज को यहाँ का शासक फिर नियुक्त किया आगे चलकर। ठीक है, तो सियक ने हराया राष्ट्रकूट को। कौन? खेटिंग उस समय राष्ट्रकूट का राजा था, खेटिंग को युद्ध में परास्त किया था इन्होंने। चलिए सबसे प्रतापी राजा की बात करूं तो सबसे प्रतापी राजा मध्य प्रदेश में परमार वंशी शासक जो देखने को मिलते हैं और जिनसे प्रश्न भी पूछा गया है, वह आते हैं राजा भोज का नाम। ठीक है, इन्हीं के नाम पर आप जानते हैं भोपाल शहर की स्थापना और भोजपुर नगर की भी स्थापना इन्होंने ही करवाई थी, इनके संदर्भ में ही करवाई गई थी। और यह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वानों में राजा भोज की गिनती की जाती है दोस्तों। ये संस्कृत के विद्वान बहुत बड़े माने जाते हैं और इस संदर्भ से लेके प्रश्न भी पूछा गया है, तो नोट करके चलेंगे थोड़ा सा। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ते हैं परमार वंश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को दोस्तों। तो महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख पा रहे हैं, ये हैं चारु चर्चा, विद्या विनोद, युक्ति कल्पातो, सरस्वती कंठाभरणम, आयुर्वेद सर्वस्व, योग सूत्र, वृत्ति आदि। तो ये कुछ राजा भोज के द्वारा महत्वपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया गया था, जो कि काफी एक विद्वान राजाओं की श्रेणी में इनका नाम गिना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है भोजपुर नामक नगर की स्थापना, जिसको कि आप वर्तमान में भोपाल के नाम से जानते हैं। तो वही भोजपुर नामक नगर या भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तथा भोपाल में या भोजपुर में ही उन्होंने तालाबों का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। जी हाँ, तो तालाब के निर्माणकर्ता का श्रेय किसको जाता है? राजा भोज को जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर परमार वंश से संबंधित दोस्तों हमारे फैक्ट और डेटा